यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं भाई साहब। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? अरे भाई साहब 10 मिनट तो मैं लेट होता ही हूं यार। 5 से 10 मिनट तो यार चलता है ना यार, 5 से 10 मिनट तो चलता ही है। चलो तो फटाफट हम लोग टीडीएस पढ़ रहे थे। तो जो टीडीएस पढ़ रहे थे उसमें क्या क्या पढ़ा और क्या क्या आगे पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। और भाई साहब आज हम जो है वो टीडीएस तो कंप्लीट कर लेंगे, टीसीएस कल सुबह कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तो कल सुबह तक ये टॉपिक हो जाएगा अपना सब सिलेबस। फिर अपन संडे को क्या करेंगे, 2-3 घंटे जो है वो बड़े बड़े कुछ क्वेश्चंस है वो अपन करेंगे, ठीक है? आदतन लेट हो आप। हे भगवान, एक बात बताओ, किसी बंदे को ये बोलते हैं, अगर ऐसा बोलोगे बुरी बीवी मिलेगी, फिर पाप लगेगा, देखना पाप चढ़ जाएगा अगर ऐसा किया तो तुमने करके, ठीक है? अगर ऐसा किया ना तो पाप चढ़ जाएगा तुमको। चलो, ऐसा अगर बोला ना तो पाप चढ़ जाएगा, बुरी बीवी मिल जाएगी। हाँ, अभी बच्चे बेचारे एफआर का क्लास देख रहे हो, एडवांस अकाउंट का क्लास देख रहे होंगे, फिर आएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है? और उनके लिए तो वीडियो रहेगा ही। तो चलिए, हमने जो पढ़ा था उसको एक बार क्विकली देख लेते हैं कि कौन कौन सी सेक्शन पढ़ी। आप सेक्शन को ऐसे सिर्फ इतना याद करो कि ये सेक्शन में क्या क्या था करके। ये सेक्शन किस लिए थी? 192 सैलरी के लिए थी। 192 ए जो है वो ईपीएफ के लिए थी। क्या थी? ईपीएफ के लिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। 193 जो थी वो आपका इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी के लिए थी। 194 जो है वो आपके 194 किस लिए थी? डिविडेंड के लिए थी। 194 ए जो थी दैट इज इंटरेस्ट के लिए थी, अदर देन सिक्योरिटी वाला। अब उसके बाद से मैंने आपको याद रखना सिखाया था कि याद कैसे रखने का। 194 बी बड़े लोग किसमें पैसा लगाते थे? लॉटरी में। तो 194 बी बड़े लोग लॉटरी वाले के लिए थी। 194 बी भी जो है वो बहुत बड़े लोग, और बहुत बड़े लोग किस पे पैसा लगाते थे? बहुत बड़े लोग जो होते हैं वो पैसा लगाते हैं हॉर्स रेसेस का विनिंग, उस पे थी। 194 बी ए जो है बड़ा एडिक्ट आदमी, क्या करता था? ऑनलाइन गेमिंग खेलता था, बैठे बैठे रमी खेलता था करके, ठीक है? तो 194 बी ए उनके लिए थी। 194 सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के लिए थी। 194 डी मतलब इंश्योरेंस दलाल, आपकी मौत का तमाशा देखने वाला इंश्योरेंस एजेंट का कमीशन 194 डी में कवर होता था। 194 डी ए जो लास्ट हमने सेक्शन पढ़ी थी 194 डी ए, दैट इज डेथ आफ्टर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी। और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के मैच्योरिटी में टीडीएस का रेट पहले 5% था, 1 अक्टूबर के बाद से टीडीएस का रेट है वो आपका 2% हो गया है। और यहां पे मैच्योरिटी अगर आपका लेस देन 1 लाख है तो उस पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। मैच्योरिटी अगर लेस देन 1 लाख है तो उस पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अगर 1 लाख या उससे ज्यादा है तो ही काटना है। 194 जी का मतलब होता है गैम्बलिंग। गैम्बलिंग कौन सिखाता था? लॉटरी एजेंट सिखाता था। लॉटरी एजेंट का कमीशन 194 जी में जाएगा। 194 एच में क्या था कि अगर आप हाउस वगैरह भाड़े पे लेते हो तो कमीशन ब्रोकरेज देना पड़ता है, तो वो 194 एच में था। और 194 आई, अपनी आई को अपने को रेंट देना पड़ेगा। आई का मतलब होता है मम्मी। मम्मी के घर में आप रह रहे हो तो मम्मी को आपको क्या देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा। मम्मी को आपको रेंट देना पड़ेगा, वो तुम्हारे 194 आई में आएगा। तो इतना अपना सुबह तक हो चुका था। अब अपन इससे आगे पढ़ना चालू करेंगे। तो 194 आई वाज द लास्ट सेक्शन। चलिए, आप लोग चुपचाप बैठ जाइए, मतलब आराम से बैठिए, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। मस्त फनी फनी वाले एग्जाम्पल लूंगा और वो फनी फनी वाले एग्जाम्पल लेके और मैं आपको समझाऊंगा करके, ठीक है? तो देखो गाइस, एक चीज ध्यान रखना, नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, दैट इज द 194 IA, that is acquisition of immovable property। अगर आप immovable property acquire करते हो, 194 IA का मतलब आप immovable property acquire करते हो, तो आप इसको ऐसे याद रखो ना, IA immovable property acquired किया, तो कैसा मस्त बन गया ना। 194 IA मतलब immovable property acquired किया। तो जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड करोगे तो इस सेक्शन में टीडीएस काटना पड़ेगा 194 IA में। इसमें बेटा कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हो अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड, अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड, क्योंकि अगर आपको याद रहेगा तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल असेट नहीं होती थी।
रूरल एग्रीकल्चर लैंड है वो कैपिटल असेट नहीं होती थी। अगर आपको याद रहेगा हमारा ये रूरल कैपिटल गेन में पता है मैंने बताया था कैपिटल गेन मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी, वेदर इट इज मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, वेदर इट इज कनेक्टेड विद बिजनेस और नॉट। उसमें से क्या क्या अलग कर दिया था, उसमें से 2-3 चीजें अलग कर दी थी। एक तो स्टॉक इन ट्रेड अलग कर दिया था, एक रूरल एग्रीकल्चर लैंड अलग कर दिया था, एक पर्सनल असेट अलग कर दिया था, उस पर कैपिटल गेन नहीं लगता। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेचोगे तो ऐसे भी कैपिटल गेन नहीं लगता, तो उस पर टीडीएस नहीं काटना। तो आईए को कैसे याद रखोगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहे हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हो। चलिए सबसे पहली चीज कि सर इसमें पेयर कौन होगा, दूसरी चीज इसमें पेई कौन होगा, तीसरी चीज इसमें रेट क्या है, एंड चौथी चीज इसमें कंडीशंस क्या है। तो देखो बेटा सबसे पहली चीज कि इसमें पेयर कौन होगा, तो मैं बता दूं पेयर इज यहां पे पेयर इज अ पेयर। एक बात बताओ, जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो बेटा टीडीएस कौन काटेगा, बायर काटेगा ना, बायर काटेगा सेलर का। बायर जो है, जो परचेजर है, खरीदार है, वो काटेगा किसका, सेलर का। तो देखो पेयर कौन होगा यहां पे, तो पेयर इज अ एनी पर्सन, मींस कोई भी पर्सन बायर है तो वो बायर टीडीएस काटेगा सेलर का। सर पेई किसको पेमेंट कर रहे हैं, रेजिडेंट पर्सन को। तो अगर किसी रेजिडेंट पर्सन जो सेलर है उससे अगर आप खरीदोगे तो आपको टीडीएस काटना है। सर यहां पे टीडीएस का रेट क्या है पता है, यहां पे टीडीएस का रेट है 1%, और टीडीएस का रेट 1% है। 1% किसका काटना है पता है, या तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या फिर आपका कंसिडरेशन, इन दोनों में से जो ज्यादा रहेगा ना उसका काटना है, दोनों में से जो ज्यादा रहेगा। 1% टीडीएस काटना है, या तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का या कंसिडरेशन, जो विच एवर इज मोर रहेगा। अब एक और चीज समझना, इसमें टीडीएस नहीं काटना, इसमें टीडीएस नहीं काटना अगर आपका एसडीवी एंड कंसिडरेशन, अगर ये दोनों जो है ना, ये दोनों लेस देन 50 लाख है। अगर एसडीवी और कंसिडरेशन दोनों ही अगर 50 लाख से कम है तो इसमें टीडीएस नहीं कटता, मींस नो टीडीएस, टीडीएस नहीं कटेगा अगर आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन दोनों ही लेस देन 50 लाख है। इसका मतलब अगर एसडीवी या कंसिडरेशन एक भी अगर 50 लाख या उससे ज्यादा हो गया तो जितना भी ज्यादा वाला रहेगा उस पे टीडीएस काटना रहेगा एट द रेट 1%। तो देखो 194 आईए को कैसे याद रखोगे, आईए मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो। पेयर कौन होना चाहिए, तो पेयर एनी पर्सन, पेई रेजिडेंट पर्सन, रेट रहेगा 1%। 1% किसका, एसडीवी या कंसिडरेशन दोनों में से जो ज्यादा है उसका। लेकिन ध्यान रखना अगर एसडीवी एंड कंसिडरेशन दोनों ही 50 लाख से कम है तो टीडीएस नहीं काटना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अभी थोड़े टाइम पहले मैंने क्या किया, मिस्टर बीबी ने थोड़े टाइम पहले मान लो मैंने एक घर खरीदा, मैंने सोचा मैं पुणे में घर खरीद लेता हूं, और ये घर मैंने खरीदा, एक बंदा है जिसका नाम है काका, काका से घर खरीदा। अब मैंने ये घर काका से खरीदा, इसका कंसिडरेशन है, वो कंसिडरेशन मान लो 48 लाख रुपए है, लेकिन इसका घर का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो 60 लाख रुपए है। तो गाइस यहां कंसिडरेशन है, वो कंसिडरेशन तो देखोगे 50 लाख से कम है, कंसिडरेशन है दैट इज द लेस देन 50 लाख, बट एसडीवी तो 50 लाख या उससे ज्यादा है ना, तो क्या इसमें टीडीएस आएगा, आंसर इज यस आएगा। तो इसमें टीडीएस आएगा, आंसर इज यस, इसमें टीडीएस आएगा। और टीडीएस किस पे आ जाएगा, जो दोनों में से हायर रहेगा। हायर कितना है, 60 लाख है, तो बाबू आगे वाले का 60 लाख मल्टीप्लाई बाय 1% मीन 60,000 रुपया आपको टीडीएस काटना है। तो बड़ी सिंपल सी सेक्शन है कि अगर मान लो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो एंड गाइज उसका एसडीवी एंड कंसिडरेशन दोनों में से, दोनों ही अगर मान लो कम है 50 लाख से, तो टीडीएस नहीं कटेगा। बट अगर 50 लाख या उससे ज्यादा एक भी है, अगर 50 लाख रुपीस या उससे ज्यादा एक भी है, तो आपको विच एवर इज हायर रहेगा उस पे आपको 1% की रेट से आगे वाले का टीडीएस काटना है। 1% की रेट से आपको आगे वाले का टीडीएस काटना है। लेकिन इसमें एक बात समझना, एक दो चीजें हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं। इंटरेस्टिंग सी चीजें क्या है कि सर एक बात बताओ, एक बात बताओ, हुआ क्या, जैसे मान लो एक बंगलो खरीद रहे, ये वाला, ये एक घर खरीद रहे हैं, ठीक है, ये घर खरीद रहे हैं, समझना चीजों को, ये घर खरीद रहे हैं, और ये जो घर खरीद रहे हैं ये मान लो एक बंदे से खरीद रहे हैं जिसका नाम है मिस्टर काका, काका से खरीद रहे हैं, और घर खरीद रहे, इसका कंसिडरेशन है, वो कंसिडरेशन फॉर एन एग्जांपल 70 लाख रुपए है, 70 लाख रुपए का कंसिडरेशन घर खरीद रहे काका से।
लेकिन कौन खरीद रहा है पता है? इसमें दो बायर है। बायर कौन है? दो बायर है, एक तो मिस्टर बीबी और एक मेरी वाइफ। मिस्टर बीबी और एक मिसेस बीबी, और 35 लाख है वो मैंने पे किया एंड 35 लाख है वो मेरी वाइफ ने पे किया। कंसिडरेशन 70 लाख है, काका से घर खरीदा, आधा आधा हमने पे किया। अब देखो, मैंने पे किया 35 लाख, मेरी वाइफ ने भी पे किया 35 लाख, बट कंसिडरेशन प्रॉपर्टी का 70 लाख है। क्वेश्चन ये आता है, क्या इसमें टीडीएस आएगा या नहीं आएगा? राइट आंसर इज यस आएगा, यस आएगा। देखो, भले आप जो पे कर रहे हो वो 50 से कम है, लेकिन जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हो ना, इसमें प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन देखा जाएगा। जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हो वो प्रॉपर्टी अगर 50 लाख रुपीस या उससे ज्यादा का है तो इसमें टीडीएस आएगा, इसमें टीडीएस आएगा। भले आप जॉइंट ओनरशिप में खरीद रहे हो, बट प्रॉपर्टी का जो कंसिडरेशन है ना, वो कंसिडरेशन अगर 50 लाख रुपीस या उससे ज्यादा है तो आपको टीडीएस आएगा। अब एक और चीज समझना, सर अगर मान लो ये काका जो है, काका भी बहुत सारे जॉइंट ओनर है, मान लो काका के जो है वो कुल मिला के, फॉर एन एग्जांपल, वहां पे काका के केस में 4 लोग है जो जॉइंट ओनर है, तो काका के केस में फॉर एन एग्जांपल 4 ओनर है, वो जॉइंट ओनर है करके, ठीक है। दैट इज, एक का नाम है काका, एक का नाम है बाका, एक का नाम है राजू, एक का नाम है काजू। तो ये 4 को ओनर है उस प्रॉपर्टी के। बट प्रॉपर्टी मैं और मेरी वाइफ 70 लाख में खरीद रहे हैं, और एक को ओनर जो है उसमें 70 लाख डिवाइड बाय 4 हो गया, तो सबको 17,50,000 का पेमेंट कर रहे हैं, सबको 17,50,000 का पेमेंट कर रहे हैं, सबको 17,50,000 का पेमेंट कर रहे हैं। तो क्या इसमें टीडीएस आएगा या नहीं आएगा? इसको भाई साहब इस बार क्लेरिफाई किया कि भाई साहब बायर एक से ज्यादा है या सेलर एक से ज्यादा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो और उसका कंसिडरेशन अगर 50 लाख या मोर है तो आपको इस सेक्शन में टीडीएस काटना पड़ेगा। ये निर्मला सीतारमण जी ने इस बार क्लेरिफाई किया 1 अक्टूबर के बाद से, और इन्होंने बोला कि भले भैया सेलर 4 है कोई फर्क नहीं पड़ता, या भले बायर 4 है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कंसिडरेशन जो है ना, वो कंसिडरेशन या एसडीवी उस प्रॉपर्टी का अगर 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा है तो आपको बाबू टीडीएस काटना पड़ेगा, आपको जो है वो बाबू टीडीएस काटना पड़ेगा। तो हियर टीडीएस इज एप्लीकेबल इफ कंसिडरेशन इज 50 लाख रुपीज और मोर, तो टीडीएस काटना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना गाइस, होता क्या है, जैसे मान लो मैं एक घर खरीदने गया बिल्डर से, तो एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बीबी, मैं घर खरीदने गया एक बिल्डर से, बिल्डर का नाम है मान लो ओमकार बिल्डर। मैं ओमकार बिल्डर के पास गया और ओमकार बिल्डर को बोला कि मुझे घर दे दीजिए करके, ठीक है, घर खरीदना है मुझे। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये घर खरीदा उनसे। अब ओमकार बिल्डर ने क्या बोला पता है कि देखो सर, आपका जो घर है ना वो 48 लाख का है, मींस कंसिडरेशन ऑफ हाउस इज 48 लाख। 48 लाख इज अ कंसिडरेशन ऑफ हाउस, कंसिडरेशन 48 लाख है। उसके साथ साथ में इन्होंने बोला कि आपको है ना घर की पार्किंग भी लेनी पड़ेगी। ऐसा होता है ना, जब अपन घर खरीदते हैं तो घर की पार्किंग भी दे देते हैं साथ में, आपको पार्किंग भी लेनी पड़ेगी, और पार्किंग का 2 लाख रुपया है। उसने बोला कि आपको सोसाइटी चार्जेस भी एडवांस में पे करना पड़ेगा, तो सोसाइटी चार्जेस का 1 लाख रुपया ले लिया। उसने बोला आपको बिल्डिंग का क्लब हाउस फैसिलिटी भी लेना पड़ेगा करके, ठीक है, तो क्लब हाउस के टूवर्ड्स उसने 2 लाख ले लिया, 2 लाख ले लिया। अब एक बात समझिए, अगर आप टोटल कंसिडरेशन देखेंगे तो 53 लाख हो गया। टोटल कंसिडरेशन है वो आपका 53 लाख हो गया। तो गाइस, टोटल कंसिडरेशन आपका जो है वो 53 लाख हो गया। तो क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर देखो, यहां घर का कंसिडरेशन तो 50 लाख या उससे ज्यादा नहीं है, बट टोटल मिला के लाइक पार्किंग है, सोसाइटी चार्जेस है, आपका क्लब फैसिलिटी है, और उसका फैसिलिटी वगैरह सब मिला के उसने 53 लाख का पेमेंट लिया है। तो क्या बिल्डर का टीडीएस काटना पड़ेगा? राइट आंसर इज यस, यहां पे टीडीएस कटेगा।
राइट आंसर इज यस, यहां पे टीडीएस काटना पड़ेगा। ये क्लेरिफिकेशन दे रखा है कि अगर मान लो आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं और वो इंसिडेंटल जब आप खरीद रहे उसी टाइम पे आपको कोई पार्किंग का पैसा देना पड़ता है, आपको सोसाइटी चार्जेस पे करना पड़ता है, क्लब हाउस का फैसिलिटी का चार्जेस पे करना पड़ता है, तो उसके टूवर्ड्स आप जो भी दोगे वो सब इंक्लूड होगा। और अगर वो 50 लाख या उससे ज्यादा हो गया तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। दिस इज द सेक्शन 194 आईए। अच्छे से याद रखना करके 194 आईए को ऐसे याद रखोगे, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर किया। कैसे याद रखोगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर किया। तो आ जाइए सब लोग 194 आईए में और देखिए क्या दे रखा है 194 आईए। हां, अरे सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो आप परचेज कर रहे हो ना, परचेजर काटेगा ना टीडीएस खजूर। तो देखिए क्या दे रखा है 194 आईए। चलिए आ जाइए सब लोग 194 आइए। ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड। पेयर कौन है? एनी पर्सन बायर। सेलर कौन है? रेजिडेंट सेलर। 1% ऑफ कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर। टीडीएस इज एप्लीकेबल ओनली इफ द कंसिडरेशन और एसडीवी इज 50 लाख और मोर। कंसिडरेशन एसडीवी दोनों में से कोई भी अगर 50 लाख या उससे ज्यादा हो गया तो टीडीएस कटेगा। उसके बाद दूसरा एक ग्रीन कलर में दे रखा है, ये अमेंडमेंट है। देखिए क्या दे रखा है, वेयर देयर इज अ मोर देन वन ट्रांसफरर, एक से ज्यादा ट्रांसफरर है और ट्रांसफरी है, मींस एक से ज्यादा सेलर है और एक से ज्यादा बायर है करके, ठीक है। इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी देन द कंसिडरेशन शैल बी एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट पेड और पेबल टू ऑल द ट्रांसफरीज टू द ट्रांसफरर और ऑल द ट्रांसफरर फॉर द ट्रांसफर ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जैसे मैंने बोला प्रॉपर्टी 70 लाख की है, बायर एक से ज्यादा है या सेलर एक से ज्यादा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कंसिडरेशन उस प्रॉपर्टी का 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा है, आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। उसके आगे क्या दे रखा है देखिए, कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड द क्लब मेंबरशिप फीस, कार पार्किंग फीस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फैसिलिटी फीस, मेंटेनेंस फीस, एडवांस फीस और एनी अदर सिमिलर चार्जेस दैट आर इंसिडेंटल टू ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर वो इंसिडेंटल है टू द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो बेटा ये सब चार्जेस को भी इंक्लूड करके आपको लिमिट है वो 50 लाख का देखना पड़ेगा। डन। उसके बाद एक सेक्शन 194 आईबी दे रखी है, आईबी को अपन कल पढ़ेंगे करके, इसको लेके कंफ्यूजन है करके, ठीक है। जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल दिया है उसमें, तो मैंने इंस्टीट्यूट को मेल किया है, तो होप सो सुबह तक मेल आकर रिप्लाई आ जाएगा, क्योंकि एक कंफ्यूजन है। तो इसको लेके ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। तो ये वाली एक सेक्शन में यहां छोड़ के जा रहा हूं जो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में 194 जे है। जे पढ़ने से पहले मैं आपको एक और सेक्शन पढ़ा लेता हूं, 194 एलए। तो आ जाओ 194 एलए पे। और 194 एलए सेक्शन क्या बोलती है पता है? 194 एलए का मतलब ला अपनी प्रॉपर्टी को ला। तो 194 एलए क्या बोलती है पता है? क्या अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी कंपल्सरीली एक्वायर्ड हो जाती है, आपको पता है कंपल्सरी एक्विजिशन का एक एग्जांपल लिया था वहां पे कैपिटल गेन में जो घर था पूजा का ही घर था शायद, कि पूजा तुमसा ना कोई दूजा, ऐसा कुछ एग्जांपल लिया था, पूजा का या साइली का लिया होगा। उसमें पता है घर गवर्नमेंट ले जाती थी उसका बेचारी का, और गवर्नमेंट घर लेके चली जाती थी, तो उस पर्टिकुलर केस में उसको कंपनसेशन मिलता था, और कंपनसेशन जो मिलेगा ना उस पे टीडीएस इस सेक्शन में कटेगा। तो 194 एलए को ऐसे याद रखोगे, ला अपनी प्रॉपर्टी ला। गवर्नमेंट आके बोलती है प्रॉपर्टी ला, तेरी प्रॉपर्टी ला, कंपल्सरी एक्वायर्ड करेंगे। तो प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्विजिशन होगी। अगर उसमें आपको कंपनसेशन मिलता है और कंपनसेशन मिला वो अगर 2,50,000 से ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा। अगर वो कंपनसेशन 2,50,000 या उससे कम है तो उसमें टीडीएस नहीं कटेगा, और टीडीएस की रेट 10% की रहेगी। टीडीएस की रेट है वो 10% की रेट से टीडीएस कटेगा। तो देखो 194 एलए का मतलब ला रे प्रॉपर्टी ला तेरी करके, ठीक है। गवर्नमेंट आती है और अच्छा खुशबू था उस एग्जांपल में, जो भी थी खुशबू के जो भी थी, तो बोले प्रॉपर्टी ला तेरी ला करके, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ला तेरी प्रॉपर्टी ला, और प्रॉपर्टी लेके आ जाते थे, ला लेते थे प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी ला वाली जो बात थी उसमें अगर आपको कंपनसेशन मिला, कंपनसेशन 2,50,000 से ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा 10% की रेट से। अगर कंपनसेशन अप टू 2,50,000 है तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। तो देखिए क्या दे रखा है, लेकिन इसमें एग्रीकल्चर लैंड का कंपल्सरी एक्विजिशन किया ना तो टीडीएस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड है वो तो कैपिटल असेट ही नहीं होता।
इन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में आपको पता है, मैंने एक जगह एग्जेम्पशन पढ़ाया था कैपिटल गेन में, और कैपिटल गेन में ये एग्जेम्पशन था अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में कि अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ उस एग्रीकल्चर लैंड को 2 साल तक अपने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया है उसके पेरेंट्स ने, एंड बेटा वो गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर कर दिया, तो उस पर ऐसे भी कैपिटल गेन नहीं आता। तो जब कैपिटल गेन नहीं आता तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो देखिए क्या दे रखा है 194 LA में। तो 194 LA बोलती है दैट इज कंपनसेशन of compulsory acquisition of immovable property, ला immovable property ला, payer any person, pay resident person rate 10% का रहेगा। TDS required to be deducted only at the time of the payment, and guys no TDS if payment is up to 2,50,000 in a year, and no TDS if immovable property is a urban or rural agriculture land in India। तो अगर urban या rural agriculture land है तो उस पे TDS नहीं आएगा। This is the section 194 LA करके, ठीक है। चलो उसके बाद में एक और सेक्शन पढ़ के ही जाते हैं, यहां पे जब आ ही गए हैं तो 194 के को ऐसे याद रखोगे, म्यूचुअल फंड का कमाई। एक बात बताओ, म्यूचुअल फंड यूटीआई का जो कमाई होता है, कमाई मतलब कैपिटल गेन नहीं, कमाई मतलब डिविडेंड मिलता है ना। जैसे एक तो डिविडेंड कंपनियों से मिलता है, एक आपको पता है म्यूचुअल फंड या यूटीआई में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उससे इनकम मिल सकती है, डिविडेंड मिल सकता है, इनकम, उसको इनकम बोलते हैं, उसको डिविडेंड नहीं बोलते। तो अगर म्यूचुअल फंड या यूटीआई से आपको कमाई होती है तो उसको ऐसे याद रखना, के मतलब म्यूचुअल फंड का कमाई। तो के मतलब म्यूचुअल फंड का कमाई, पेयर कौन होगा, यूटीआई म्यूचुअल फंड। किसी भी रेजिडेंट पर्सन को इनकम देते हैं यूटीआई म्यूचुअल फंड पे तो बेटा 10% की रेट से टीडीएस कटेगा, एंड अगर मान लो पेमेंट पूरे साल में मिला के अप टू 5,000 टी है तो टीडीएस नहीं कटेगा। तो इट इज लाइक अ डिविडेंड वाली बात हो गई कि अगर मान लो म्यूचुअल फंड से यहां पे आपको इनकम मिलती है, इनकम फ्रॉम यूटीआई म्यूचुअल फंड, एंड यूटीआई म्यूचुअल फंड से आपको इनकम मिलती है, पेयर एनी पर्सन दैट इज यूटीआई म्यूचुअल फंड, रेजिडेंट पर्सन को पे करते हैं 10% की रेट से टीडीएस काटना है, नो टीडीएस इफ पेमेंट इज अप टू 5,000 इन अ प्रीवियस ईयर। डन। सो दिस इज द के का मतलब म्यूचुअल फंड का कमाई, म्यूचुअल फंड का कमाई, और म्यूचुअल फंड का कमाई के में जाएगा और वहां पे 10% की रेट से टीडीएस कटेगा। अप टू 5,000 है, देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस। डन। चलिए अब अपन पढ़ेंगे 194 जे। तो चलो जे पे करते हैं हमला। देखो ये एक जे और सेक्शन है जो थोड़ी ऐसे बड़ी है जिसमें 10-15 मिनट लगेगा, बाकी सब सेक्शन छोटू छोटू वाले हैं। तो चलिए फिर मैं आपको टेबल बनवाऊंगा ना, आज मैंने आपको बोला है ना, प्रॉमिस किया है आई विल मेक वन टेबल फॉर यू, तो जिसमें सब सेक्शन क्या, इधर सेक्शन, इधर पेयर कौन है, इधर पेई कौन है, इधर कौन सी रेट से टीडीएस काटना है, एंड गाइस यहां पे जो है वो लिमिट क्या है, तो उसकी मैं एक टेबल बनवाऊंगा ना, आप घर पे जाके चिपका दोगे ना, सब टीडीएस की सेक्शन दिमाग में अपने आप आ जाएगी। ठीक है, चलो लास्ट एक और सेक्शन जो थोड़ी समझने वाली है, जो थोड़ी बड़ी सेक्शन है, और उस पे अपन जाते हैं, एंड दैट इज द सेक्शन 194 जे। तो एक बात बताऊं, 194 जे में टीडीएस किस पे करता है पता है? टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, नॉन कंपीट फीस और डायरेक्टर फीस। तो देखो इसमें बहुत सारे नाम आ गए सर, टीडीएस किस पे कटेगा? तो इसमें जो आपका टीडीएस कटेगा दैट इज वन इज द प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, नॉन कंपीट फीस या डायरेक्टर फीस। अब एक बात समझो, इस सेक्शन को ऐसे याद रखने का, जे का मतलब होता है जानी दुश्मन। जे का मतलब ऐसे याद रखोगे, जे का मतलब जानी दुश्मन, जानी दुश्मन। और एक बात बताऊं, तुम्हारे लिए जानी दुश्मन कौन है पता है? जब तुम आर्टिकलशिप करोगे ना तब पता चलेगा, और तो भी पता करना है तो आप अपने सीनियर से पूछ लो कि उनके लिए जानी दुश्मन कौन है। उनका बॉस ही है। तो उनका जो बॉस है, उनका जो बॉस है, आपके जो फ्रेंड रहेंगे, आपका जो बॉस रहेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेगा, दैट इज द जानी दुश्मन है वो तुम्हारा। और उसको जो प्रोफेशनल फीस मिलता है, उसको कौन सा फीस मिलता है? प्रोफेशनल फीस। तो उस पे टीडीएस इस सेक्शन में कटेगा। तो ऐसे याद रखो कि 194 जे फॉर जानी दुश्मन, और जानी दुश्मन कौन होता है? प्रोफेशनल, सीए होता है। और सीए को जो प्रोफेशनल फीस वगैरह मिलेगा तो उस पे टीडीएस इस सेक्शन में कटेगा करके। ठीक है, तो देखो यहां पे
194J इज अ जानी दुश्मन। जानी दुश्मन कौन होगा? प्रोफेशनल करके, ठीक है। और प्रोफेशनल जो है या फिर जान से प्यारी, ऐसा कुछ भी बना सकते हो आपके हिसाब से, बट मैंने जस्ट बोला प्रोफेशनल फीस पे टीडीएस है, उसमें जानी दुश्मन। जानी दुश्मन जो है उसको प्रोफेशनल फीस मिलेगी, टीडीएस इस सेक्शन में कटेगा। या टेक्निकल फीस है, या रॉयल्टी है, या नॉन कम्पीट फीस है, या डायरेक्टर फीस है, उसमें टीडीएस इस सेक्शन में कटता है। चलिए, सबसे पहली चीज कि सर एक बात बताइए, इस सेक्शन में पेयर कौन होगा, इस सेक्शन में पेई कौन होगा, इस सेक्शन में रेट क्या है, एंड इस सेक्शन में कंडीशंस क्या है। तो देखिए बेटा, सबसे पहला पेयर कौन होगा, पेई कौन होगा, रेट क्या है, एंड कंडीशंस क्या है। तो सबसे पहली चीज, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। सबसे पहली चीज कि सर पेयर कौन होगा, तो मैं बताऊं यहां पे पेयर इज अ एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है, लेकिन गाइस बीबी सर की वाइफ को छोड़ के, क्योंकि बीबी सर की वाइफ है वो हाईजैकर में आती है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, बीबी सर की वाइफ जो है वो हाईजैकर है। तो हाईजैकर मींस HIJACR, तो यहां पे आ गया ना जे, तो जे में टीडीएस नहीं काटना, तो जे में बीबी सर की वाइफ जो है उसको टीडीएस नहीं काटना। इसका मतलब यह हुआ कि इंडिविजुअल एचयूएफ को यहां पे टीडीएस नहीं काटना, इस सेक्शन में इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस नहीं काटना। बट इंडिविजुअल एचयूएफ का अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है तो इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस काटना है, अदरवाइज इंडिविजुअल एचयूएफ को इस सेक्शन में टीडीएस नहीं काटना। दूसरी चीज, सर पेई कौन होना चाहिए, इसमें कोई भी रेजिडेंट पर्सन है, वो रेजिडेंट पर्सन को अगर आप पे करोगे तो आपको टीडीएस काटना है। तो कभी भी आप अगर रेजिडेंट पर्सन को पे करोगे तो रेजिडेंट पर्सन को पे करोगे तो आपको टीडीएस काटना है। लेकिन गाइस इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें रेट क्या है, तो मैं बताऊं इसमें रेट 10% है, 10% की रेट से टीडीएस कटेगा। 194J जानी दुश्मन प्रोफेशनल फीस, तो मैंने मान लो विशाल सर के यहां पे पढ़ाया और पढ़ाने पे मुझे जो फीस मिलेगी प्रोफेशनल फीस, मेरा टीडीएस कौन सी रेट से कटेगा, 10% की रेट से। कौन सी सेक्शन में कटेगा, 194J में कटेगा। या फिर हमारे यहां पे मान लो शुभम केशवानी सर पढ़ाते हैं बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड में, उनको जो फीस मिलती है प्रोफेशनल फीस मिलती है, इस सेक्शन में टीडीएस कटता है। तो देखो रेट इज अ 10% की रेट से टीडीएस कटेगा। लेकिन गाइस इसके 3 एक्सेप्शनल केसेस है, इसके 3 एक्सेप्शनल केसेस है, और 3 केसेस ऐसे हैं जिसमें ये टीडीएस का रेट 2% हो जाता है। कहां कहां पे समझना, एक तो अगर फीस फॉर टेक्निकल सर्विस है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस है, अगर कहीं टेक्निकल सर्विस ली तो टीडीएस का रेट है वो आपका 2% है, टेक्निकल सर्विस में 2% है। दूसरा, अगर कोई सर्विस है वो कॉल सेंटर ने दी है, कॉल सेंटर होता है ना, कॉल सेंटर भी सर्विस देता है, तो कॉल सेंटर ने सर्विस दी तो उस पर्टिकुलर केस में टीडीएस का रेट 2% है। या फिर अगर कोई भी ऐसी रॉयल्टी है, रॉयल्टी जो कि सेल, डिस्ट्रीब्यूशन या एग्जीबिशन ऑफ फिल्म से रिलेटेड है, तो फिल्मों का रॉयल्टी मिलता है, फिल्मों को अगर सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एग्जीबिशन करते हैं, उससे रिलेटेड रॉयल्टी है, तो उसमें आपका 2% की रेट से टीडीएस कटेगा। तो देखिए बेटा, मैंने क्या बोला, रेट क्या है इस सेक्शन में, सर रेट इज अ 10% की रेट से टीडीएस काटना है। लेकिन 3 जगह 2% है। एक तो आपका फीस फॉर टेक्निकल सर्विस है तो 2% है, एक अगर कॉल सेंटर को पेमेंट किया तो 2% है, और तीसरा रॉयल्टी अगर है, कौन सा वाला, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ द फिल्म। भाई साहब फिल्म समझते हो ना, वही वाली मूवी जो आप समझ रहे हो, तो वो अगर उसके सेल या डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन से रिलेटेड अगर कोई रॉयल्टी है तो उस पर 2% की रेट से टीडीएस कटेगा। तो देखिए मैंने क्या बोला, अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि इस सेक्शन में रेट क्या है, तो देखो प्रोफेशनल फीस के केस में रेट आपका 10% है, टेक्निकल फीस के केस में रेट आपका 2% है, अगर रॉयल्टी में अगर वो मूवी वाला है तो 2% है, अदर रॉयल्टी है उस पर 10% है। अगर किसी को नॉन कम्पीट फीस दिया, नॉन कम्पीट फीस किसको बोलते हैं पता है, कंपटीशन ना करने के लिए पैसा देना। पता है वो एक लड़की बोली मैं तो डीटी पढ़ाऊंगी, मैंने बोला मत पढ़ाना डीटी प्लीज यार, क्यों मेरे पेट पे लात मार रही है, तो बोलती है सर पैसा दो, मैंने उसको 10 लाख दिया तो मैंने उसको नॉन कम्पीट फीस दिया, तो उस पे टीडीएस है वो 10% से कटेगा। एंड गाइस डायरेक्टर फीस पे टीडीएस 10% से कटेगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, और अगर कॉल सेंटर को पेमेंट किया तो 2% से कटेगा। तो देखो
प्रोफेशनल फीस पे टीडीएस का रेट क्या है 10%, टेक्निकल फीस पे क्या है 2%, रॉयल्टी पे क्या है 10%, नॉन और रॉयल्टी में अगर वो मूवी वाला है तो 2%, नॉन कंप्लीट फीस पे 10%, डायरेक्टर फीस पे 10%। तो देखो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि रेट क्या है 10% है, 2% तीन जगह है, कहां कहां पे, एक तो फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस में 2%, कॉल सेंटर को पेमेंट किया तो 2%, रॉयल्टी दिया सेल डिस्ट्रीब्यूशन या एग्जीबिशन ऑफ फिल्म से रिलेटेड तो आपका 2% की रेट से टीडीएस कटेगा। अब एक और चीज समझना गाइस, इसमें है ना टीडीएस तभी काटना है, इसमें टीडीएस तभी काटना है कि जब आप किसी को पेमेंट कर रहे हो प्रोफेशनल फीस का या टेक्निकल फीस का या रॉयल्टी का या नॉन कंप्लीट फीस का या डायरेक्टर फीस का। और ध्यान रखना, अगर प्रोफेशनल फीस का पेमेंट किया वो पूरे साल का मिला के 30,000 पर एनम से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना है। टेक्निकल फीस का पेमेंट किया पूरे साल का मिला के 30,000 पर एनम से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना है। रॉयल्टी का पेमेंट किया 30,000 पर एनम से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना है। एंड गाइस नॉन कंप्लीट फीस का पेमेंट किया 30,000 पर एनम से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना है। और डायरेक्टर फीस के केस में तो लिमिट ही नहीं है, डायरेक्टर फीस के केस में लिमिट ही नहीं है। जैसे आपने सुना होगा कंपनीज लॉ में कि डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन देते हैं, मतलब डायरेक्टर को बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए पैसा देते हैं। अगर डायरेक्टर सैलरी एम्प्लॉय है तो डायरेक्टर को जो भी पे करेंगे वो 192 में टीडीएस ऑन सैलरी में जाएगा। लेकिन अगर कोई डायरेक्टर ऐसा है जो सिर्फ बोर्ड मीटिंग वगैरह अटेंड करता है और बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए फीस मिलता है तो बेटा टीडीएस यहां 194 जे में कटेगा और उस पर कोई लिमिट ही नहीं है। उसको बेचारे को 10 रुपए का पेमेंट किया तो भी 1 रुपया टीडीएस कटेगा, 100 रुपीज का पेमेंट किया तो 10 रुपीज का टीडीएस कटेगा। तो डायरेक्टर फीस के केस में कोई लिमिट ही नहीं है और बाकी जगह लिमिट है 30,000 का। बट गाइस इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है पता है आपको, कि ये जो 30,000 का लिमिट है ना, ये 30,000 का लिमिट प्रोफेशनल फीस के लिए अलग है, टेक्निकल फीस के लिए अलग है, रॉयल्टी के लिए अलग है, नॉन कंप्लीट फीस के लिए अलग है। इसका मतलब भाई ये अलग अलग लिमिट है। प्रोफेशनल फीस के लिए 30,000 अलग है, टेक्निकल फीस के लिए 30,000 अलग है, रॉयल्टी के लिए 30,000 अलग है, नॉन कंप्लीट फीस के लिए 30,000 अलग है और डायरेक्टर फीस के लिए तो कोई लिमिट ही नहीं है। ये अलग का मतलब क्या हुआ, इधर देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इधर देखिए सब लोग। जैसे मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड और हमारे पास में जो ऑडिट पढ़ाते हैं जिनका नाम है केसवानी सर। अब एक बात समझना, हमने क्या किया, केसवानी सर को दो चीजों का पेमेंट किया। एक तो केसवानी सर को हमने दो चीजों का पेमेंट किया, केसवानी सर को हमने दो चीजों का पेमेंट किया। एक तो हमने उनको प्रोफेशनल फीस दिया 27,000 का और साथ साथ में हमने उनको रॉयल्टी दे दिया, साथ साथ में हमने उनको रॉयल्टी दे दिया 28,000 का। देखो हमने उनको प्रोफेशनल फीस 27 का दिया, रॉयल्टी 28 का दिया, ऐसे मिला के तो हमने 55,000 का पेमेंट कर दिया, 30,000 क्रॉस हो गया। लेकिन गाइस क्या इसमें टीडीएस आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि जो ये लिमिट है ना 30,000 की, ये प्रोफेशनल फीस के लिए अलग लिमिट है, टेक्निकल फीस के लिए अलग लिमिट है, रॉयल्टी के लिए अलग लिमिट है, नॉन कंप्लीट फीस के लिए अलग लिमिट है, डायरेक्टर फीस के लिए तो लिमिट ही नहीं है। तो बाबू एक बात बताओ, ये जो कंपनी है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड, हमने इनको प्रोफेशनल फीस का 27,000 का पेमेंट किया, 30,000 से ज्यादा नहीं, टीडीएस नहीं आएगा। एंड यहां 28,000 का पेमेंट किया, ये भी 30,000 से ज्यादा नहीं है, यहां पे टीडीएस नहीं आएगा। तो गाइस इन दोनों ही केस में यहां पे टीडीएस नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे जो लिमिट है वो प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, नॉन कंप्लीट फीस, डायरेक्टर फीस, उस पे जो है ये लिमिट 30,000 का अलग अलग लिमिट है। और डायरेक्टर फीस पे तो रियल लिमिट ही नहीं है, बाकी सब पे 30,000 का सेपरेट लिमिट है। डायरेक्टर को आप तो 100 रुपीज दिया ना तो भी टीडीएस आएगा। अब गाइस एक और चीज समझना, अगर आपने प्रोफेशनल फीस किसी को दिया और वो पर्सनल पर्पस के लिए है, पर्सनल पर्पस के लिए, तो टीडीएस नहीं आएगा। अगर आपने पर्सनल पर्पस का कोई प्रोफेशनल फीस है तो टीडीएस नहीं आएगा।
पर्सनल पर्पस के लिए प्रोफेशनल फीस दिया, जैसे मान लो मेरे को मेरी बीवी ने डाइवोर्स दे दिया, आप ऐसा बोलते हो मेरे बारे में, मेरी बीवी को पता चल गया, पता है यूट्यूब पे वीडियो था उसको पता चल गया, आप बोलते हो मैं 17 घंटे सोती हूं दिन में, आप मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हो, आपको शर्म नहीं आती, मैं आपको खाना बना के देती हूं, ये वो इतना बोला और उसने बोला मुझे डाइवोर्स चाहिए। मैंने कहा मेरी माँ वो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को एग्जाम्पल की तरह ले, उसको बुरा मत मान, वो एग्जाम्पल है, बच्चों को उसी से समझ में आता है कि बीवी सर की वाइफ को हाईजैकर है, उनको टीडीएस नहीं काटना था, तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया। बोला नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम्पल हो या कुछ भी हो, आप मेरी वाइफ अपनी मेरा एग्जाम्पल क्यों लेते हो, अपना एग्जाम्पल लो। ऐसे गुस्सा हो गई मेरी वाइफ और उसने डाइवोर्स ले लिया। मैंने डाइवोर्स के लिए एक एडवोकेट को अपॉइंट किया और एडवोकेट को अगर प्रोफेशनल फीस दी तो उस पे टीडीएस नहीं आएगा। तो अगर आप कोई प्रोफेशनल सर्विस पर्सनल पर्पस के लिए लेते हो, पर्सनल पर्पस के लिए, या मैं मान लो बीमार पड़ गया, बहुत ज्यादा लेक्चर ले रहा हूं, बीमार पड़ गया, और बीमार पड़ गया हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और उसमें डॉक्टर को मैंने फीस दिया प्रोफेशनल फीस, तो उस पे टीडीएस नहीं आएगा। तो देखो पर्सनल नेचर का कोई प्रोफेशनल फीस है तो उस पे टीडीएस नहीं आएगा। चलो अब आप फटाफट अपनी बुक निकालो और करते हैं क्वेश्चन, करते हैं क्वेश्चन। आ जाओ अपनी बुक में, ये जितना मैंने पढ़ाया उसको मैं एक बार यहां पे क्विकली बता देता हूं आपको कि मैंने कितना पढ़ाया, इसमें से कुछ पॉइंट अभी भी पढ़ने बाकी है, आप रुक जाना, ठीक है। तो देखिए 194J प्रोफेशनल सर्विस, टेक्निकल सर्विस, रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर, रॉयल्टी एंड नॉन कंप्लीट फीस। पेयर कौन, एनी पर्सन, बीबी सर की वाइफ को छोड़ के। एंड गाइस यहां इंडिविजुअल एचओएफ को टीडीएस तभी काटना पड़ेगा जब लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, ग्रॉस रेसिडेंट 50 लाख से ज्यादा है। पे रेजिडेंट पर्सन रेट 10% है, बट गाइस 10% की जगह 2% कहां होगा, अगर आप कॉल सेंटर को पेमेंट करते हो तो 2 रुपया लगता है ना। कॉल सेंटर को एक बात बताओ, कॉल सेंटर को पेमेंट करोगे तो 2 रुपया ऐसे आ रहा है, कॉल सेंटर को पेमेंट किया 2 रुपया। फीस फॉर टेक्निकल सर्विस है तो आपका 2% जो प्रोफेशनल सर्विस नहीं है। एंड रॉयल्टी पेड फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन और सिनेमेटोग्राफ फिल्म, वो 2 नंबर की फिल्में, ऐसे याद रखो 2 नंबर की फिल्में और उससे रिलेटेड कोई रॉयल्टी है तो 2%। एक और चीज ध्यान रखना, यहां नो टीडीएस इज अप टू 30,000 एंड लिमिट ऑफ 30,000 इज एप्लीकेबल सेपरेटली फॉर ईच नेचर ऑफ द पेमेंट, दैट इज 30,000 फॉर प्रोफेशनल सर्विस, 30,000 फॉर टेक्निकल सर्विस, 30,000 फॉर रॉयल्टी, 30,000 फॉर नॉन कंप्लीट फीस एंड नो लिमिट फॉर डायरेक्टर फीस। टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड mandatorily. Now no TDS if fees for professional service, FPS का मतलब होता है fees for professional service by individual HUF ने लिया है exclusively for personal purpose, मतलब मेरा डाइवोर्स केस, तो डाइवोर्स के लिए मैंने लिया तो भैया उस पे TDS नहीं काटना, ठीक है। उसके बाद के जो 4 पॉइंट है उसको आप अभी के लिए छोड़ दीजिए करके, उसको अपन बाद में कंसिडर करेंगे, लेकिन तो भी एक तो क्लैरिफिकेशन मैं आपको पता ही देता हूं। 5वां, एक बात बताओ, विराट कोहली को पेमेंट करोगे TDS इसमें कटेगा, वो प्रोफेशनल है। तो जो भी आप स्पोर्ट्स पर्सन को पेमेंट करते हो, स्पोर्ट्स कॉलमनिस्ट को पेमेंट करते हो, अंपायर को पेमेंट करते हो, कमेंटेटर को पेमेंट करते हो, रेफरी को पेमेंट करते हो, फिजियोथेरेपिस्ट को पेमेंट करते हो, टीम फिजिशियन को पेमेंट करते हो, एंकर को पेमेंट करते हो, बुमराह की वाइफ है एंकर करके याद आया, इवेंट मैनेजर को पेमेंट करते हो, इट विल बी रिगार्डेड एज फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस और इनका टीडीएस 194J में ही कटेगा। इनका टीडीएस है वो 194J में कटेगा। चौथा, छठा और 7वां क्लैरिफिकेशन बाद में पढ़ेंगे। आ जाइए आप अपनी क्वेश्चन वाली बुक में और भाई साहब अब अपन करेंगे क्वेश्चन। सुबह ये वाला आपने लिख लिया था ना, ये वाला आपने जो है सॉल्यूशन आपने लिख लिया था करके, ठीक है। लिख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक काम करता हूं, इसको है ना स्क्रीनशॉट लेके डाल भी देता हूं तुम्हारे उसमें, नहीं तो क्या होगा तुम्हें ना भूल जाओगे बाद में, नहीं लिखा होगा वहां पे तो देखो मैं एक काम करता हूं, इसको यहां पे मैंने ले लिया, ये लो, तो इससे क्या होगा ना आपको याद रहेगा कि ये लिखना था। अब क्या लिखना था वो तो बीबी सर की राइटिंग तो भगवान कोई समझ नहीं सकता है, बट हाँ, तो वो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन था ये, ठीक है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, कौन कौन से क्वेश्चन हो चुके हैं वो बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 तक हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो चुके हैं, बोलो हो चुके हैं। अरे बोलो डन डना डन डन। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दे रखा है। XYZ Limited paid 50,000 per month as rent to Mr. Kishore for building on which one of its branch is situated. Discuss whether the TDS provision under section 194I are attracted or not. मुझे बताओ, एक बात बताओ, 50,000 रुपए का रेंट दे रहे हैं हर महीने का किशोर को और ये कंपनी दे रही है,
तो देखो 194 आई, याद आया ना, आई आई मतलब आई को रेंट देना है ना, और आई को क्या देना, रेंट, तो 194 आई में आएगा। अब एक बात बताओ, 194 आई में आपको अगर याद रहेगा थोड़ा बहुत सुबह का, तो 194 आई में रेंट में टीडीएस तभी काटना है जब रेंट 2,40,000 पर एनम से ज्यादा है। याद करो सुबह मैंने काका वाले एग्जांपल दिए थे, और मैंने बोला था 194 आई में कि 194 आई में टीडीएस तभी काटना रहता है जब आपका रेंट जो है ना वो 2,40,000 से ज्यादा है। तो 2,40,000 से ज्यादा है। अब इसमें रेंट कितना है, तो बाबू इसमें जो रेंट है वो आपका कितना है, 50,000 पर मंथ। तो पूरे साल का मिला के कितना हुआ, 6 लाख हो गया ना, और पूरे साल का मिला के 6 लाख हो गया, तो बेटा 2,40,000 से ज्यादा है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। आंसर इज यस, काटना पड़ेगा। और ये बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के केस में जो आपका टीडीएस है वो 10% की रेट से कटेगा। प्लांट एंड मशीनरी के केस में 2% था, बिल्डिंग के केस में आपका 10% की रेट से कटेगा। तो आप देखो यहां पे आपको टीडीएस काटे, अगर मान लो यहां वाइफ होती बीबी सर की वाइफ तो नहीं कटता, बट यहां तो कंपनी पे कर रही है ना। देखो बीबी सर की वाइफ हाईजैकर है, तो उसको HI, बीबी सर की वाइफ है वो क्या है, हाईजैकर है, तो उसको HIJACR उस सेक्शन में बीबी सर की वाइफ को टीडीएस नहीं काटना है, बट बाकी लोगों को तो काटना ही पड़ेगा ना, या तो कंपनी है तो कंपनी को तो काटना पड़ेगा। तो देखिए क्या दे रखा है, यहां दे रखा है Section 194I, which govern the deduction of TDS on payment of rent exceeding 2,40,000, is applicable to all taxable entity except individual HUF. Individual HUF पे नहीं लगता। Whose total sales, gross receipt और turnover from business is does not exceed 1 crore। बीबी सर की वाइफ मान लो कुछ नहीं करती, टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है, तो उसको टीडीएस नहीं काटना, ठीक है। In the immediately preceding the previous year, last previous year, since the rent paid by XYZ Limited to the Kishore is exceeding 2,40,000, the provision of section 194I for the deduction of tax at source is attracted. The rate applicable for deduction at source under section 194I is at 10%, assuming that the Kishore has furnished the PAN number. PAN number दिया है तो ही 10%, नहीं तो 20% का रेट हो जाता है, ठीक है। Therefore amount of TDS कितना आएगा वो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 8 को छोड़ दीजिए, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 164। वाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 9 तो आप खुद ही बोलोगे सर ये तो हम ही कर लेते हैं। देखो XYZ Limited makes the payment of 28,000 to the Ganesh on 2nd August towards the fees for professional service. Another payment 25,000 to him on the same date towards the fees for technical service. क्या इस पे टीडीएस आएगा क्या? 194 जे मतलब जानी दुश्मन, प्रोफेशनल सर्विस, टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी, नॉन कंपीट फीस, डायरेक्टर फीस। उसमें देखो मैंने अभी एग्जांपल लिया था, केसवानी सर को पेमेंट किया 30,000 से ज्यादा है तो ही टीडीएस आएगा, और ये लिमिट अलग अलग देखी जाती है। प्रोफेशनल फीस पे अलग, टेक्निकल फीस पे अलग, नॉन कंपीट फीस पे अलग, आपके क्या बोलते हैं रॉयल्टी पे अलग। तो यहां पे 28,000 का प्रोफेशनल फीस है एंड 25,000 का यहां पे टेक्निकल फीस है, तो क्या टीडीएस आएगा क्या? नहीं आएगा ना, क्योंकि लिमिट 30,000 से ज्यादा नहीं है। यहां पे 30,000 से ज्यादा नहीं है तो टीडीएस नहीं आएगा। आप एक बार इसके सॉल्यूशन की 4 लाइनें हैं वो पढ़ लो, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। सॉल्यूशन की 4 लाइनें पढ़ लो, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। हाँ जी, 194 जे वाला क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 9 को मारो टिक। क्वेश्चन नंबर मैंने 8 छोड़ा है और क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ रहा हूं करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए बाबू। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 यार ये क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। देखिए क्या दे रहा है क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इसमें कैपिटल गेन भी है और साथ साथ में टीडीएस भी है। तो देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11। आ चाहिए क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 11। मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स आपका एक्स
sold his house property in Bangalore as well as his rural agriculture land for a consideration of 60 lakh and 15 lakh. देखो बाबू, रूरल एग्रीकल्चर लैंड भी बेचा और एक घर बेचा है। तो बैंगलोर का घर बेचा है वो तो 60 लाख में बेचा है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड है वो 15 लाख में बेचा है। तो बाबू रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे तो कैपिटल गेन ऐसे भी नहीं आता, देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस एंड ऑल। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे तो कुछ होगा ही नहीं। आगे क्या दे रखा है, ये किसको दिया है, मिस्टर वाई को ऑन द 1 अगस्त 2024। He has purchased the house property and the land in the year 2023. लास्ट ईयर ही खरीदा था हाउस प्रॉपर्टी 40 लाख में और लैंड 10 लाख में। The stamp duty value on the date of transfer, stamp duty value है वो 85 लाख है एंड 20 लाख है of the house property and rural agriculture land respectively. Examine the tax implication in hands of Mr. X and Mr. Y and the TDS implication if any in hands of Mr. Y assuming that Mr. both X and Y are resident Indian. तो एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन है ना वो इतना इजी तो नहीं है। ये क्वेश्चन जो है इसमें कैपिटल गेन भी आएगा, अदर सोर्सेज भी आएगा और टीडीएस भी आएगा, क्योंकि सब चीजें पूछी हुई है। बट ठीक है ना, अपना रिवीजन हो जाएगा करके, अपना तो रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए इसको लिखना पड़ेगा। आप अपनी नोटबुक में आ जाइए और नोटबुक में लिखिए क्वेश्चन नंबर 11 करके। नोटबुक में लिखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 164। वाओ, आपको पता है 164 की भी टोटल 11 होती है। वाह, क्या दिमाग लगाया मैंने करके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 164। वाओ, चलो पहले अपन चालू करते हैं इन हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। तो लिखिए कंप्यूटर, पहले इन हैंड्स ऑफ एक्स, इन हैंड्स ऑफ एक्स। और इन हैंड्स ऑफ एक्स जो है, एक्स सेलर है, एक्स है वो सेलर है। तो सेलर के हाथ में क्या होगा, तो आपको बताऊं सेलर के हाथ में क्या होगा। सबसे पहले तो एक हाउस प्रॉपर्टी एट बैंगलोर, उसने बैंगलोर का घर बेचा, बैंगलोर का घर बेचा है। और एक उसने शायद एग्रीकल्चर लैंड भी बेची है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। पहले हाउस प्रॉपर्टी एट बैंगलोर, बैंगलोर ही था ना भाई, मैं कहीं भूल ना जाऊं, मेरे पास बुक नहीं है, ध्यान रखना करके, ठीक है। उसने हाउस प्रॉपर्टी बैंगलोर का 60 लाख में बेचा, 40 में खरीदा था, उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 85 लाख है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाउस प्रॉपर्टी एट बैंगलोर, तो कैपिटल गेन आएगा। तो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में आपको पता है एक सेक्शन पढ़ी थी अपन ने कैपिटल गेन में 50C करके, और ये तो मैंने पता रिकॉर्डेड दिया था एक दिन का, जिस दिन लाइट चली गई थी, मुझे याद है। उसमें आपका 100 रुपए का एक क्वेश्चन था, वो आपसे मिस हो गया था, 100 रुपया किसी को नहीं मिला था, मुझे याद है, सब याद है, 500 साल पुराना याद है 50C। उसमें क्या था पता है तुमको, कि अगर आपका कंसिडरेशन है वो कंसिडरेशन एचडीवी अगर कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है तो आपका एचडीवी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाता है। तो यहां पे देखो आपका एचडीवी है दैट इज मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन, सो एचडीवी ट्रीटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, एचडीवी ट्रीटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो मुझे बताइए यहां एचडीवी आपका 85 लाख है, कंसिडरेशन आपका 60 लाख है, तो मैं बताऊं आपका 85 लाख फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। 85 लाख है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। 101 रुपए का था क्वेश्चन, याद है सर। अब एक बात बताओ, माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस तो कुछ भी नहीं है, तो ट्रांसफर एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं है, तो ये तुम्हारा आ गया नेट कंसिडरेशन। परसों ऐसे क्वेश्चन करेंगे ना जिसमें पूरा पीजीबीपी आपका रिवाइज होगा, पूरा इनकम टैक्स रिवाइज होगा, वैसे क्वेश्चन परसों करेंगे अपन, जब मैं आपको सब रिवाइज करा रहा हूंगा ऐसे। माइनस 2023 में एसेट खरीदी थी तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज इट इज ले लोगे 40 लाख रुपए। तो मैं बताऊं, और 2023 में ये एसेट खरीदी थी तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा 45 लाख का। सही लिखा है।
और एक बात बताओ, जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है वो कैपिटल असेट ही नहीं है, तो देयर इज नो कैपिटल गेन। तो इसके नीचे एक नोट लिख लेंगे, इसके नीचे एक नोट लिख लेंगे, रूरल एग्रीकल्चर लैंड is not a capital asset. Rural agricultural land is not a capital asset. So, capital gain is not applicable. Rural agricultural land is not a capital asset. So, capital gain is not applicable. Rural agriculture land is not a capital asset, so capital gain is not applicable. Done बाबू? हाँ, वो वाला क्वेश्चन जो है ना सब यूट्यूब पे रहेंगे, अभी अपने सब लेक्चर यूट्यूब पे रहेंगे, टेंशन मत लो। संडे का जो लेक्चर रहेगा ना वो आप बाद में भी देख सकते हो, यूट्यूब पे रहेगा, क्योंकि उसमें क्या होगा ना, टोटल इनकम के क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें सब आएगा, सैलरी भी आएगा, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, सब आ जाएगा करके, ठीक है। चलो, हाँ चलो, उसके बाद में डन नहीं ना, एग्जेम्प्ट कैपिटल गेन ही नहीं लग रहा, तो टोटल इनकम में क्यों आएगा अरुण बोडानी। चलो अब एक काम करो, लिखो इन हैंड्स ऑफ वाई। एक बात बताऊं गाइस, अब आपके दिमाग की खिड़की खुलेगी, अरे सर ये कहां पड़ा था। इन हैंड्स ऑफ वाई, वाई के हाथ में क्या होगा। तो एक बात बताओ, वाई जो है वो बायर है, वाई जो है वो बायर है। एक बात बताओ, अगर आपने इंटरमीडिएट में ही पढ़ रहे हैं, एक बात बताओ, जब इंटरमीडिएट में जो है, अच्छा उसमें 11 हो रहा था क्या, क्वेश्चन नंबर 11 ही था, पेज नंबर 164। हाँ एक बात बताओ, आपको पता है एक चीज हमने पढ़ी थी, एक चीज ये याद नहीं आ रहा है, 50C, अरे 50C था ना, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो 110% ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा है तो एचडीबी लेना नहीं, तो वो लोग क्या कैश में ज्यादा ले लेते थे। ऐसा मैंने एक बताया था कि पहले क्या होता था, लोग कैसे चिटिंग करते थे, कैश में प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन करते थे, उनको पकड़ के रोका। अब एक बात बताओ, अब ये याद नहीं आ रहा करके अंजलि, तो बेटा अब मैं जो बोलने वाला हूं वो तो पक्का याद नहीं होगा करके, ठीक है, बट तो भी ट्राई करते, याद तो होगा। ये आपको पता है, हमने आज से कम 64,000 साल पहले, 64,000 ईयर्स पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें पता है गिफ्ट वाला चार्ट पढ़ा था, याद होगा तो गिफ्ट वाला चार्ट पढ़ा था, पता है। और गिफ्ट वाले चार्ट में क्या पढ़ा था, गिफ्ट वाले चार्ट में क्या पढ़ा था कि अगर मान लो मनी गिफ्ट में मिला तो 50,000 एग्रीगेट मनी मोर देन 50,000 फुल्ली टैक्सेबल। अगर मूवेबल असेट गिफ्ट में मिला, मूवेबल असेट में कौन कौन सा कवर होता था पता है, मूवेबल असेट में, दैट इज मूवेबल असेट में शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन करके, एंड वर्चुअल डिजिटल असेट। अगर वो फ्री में मिला तो बेटा आपका एफएमवी 50,000 से ज्यादा है, फुल्ली टैक्सेबल, लो कंसिडरेशन से मिला तो एग्रीगेट एफएमवी माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है तो डिफरेंस इज टैक्सेबल। उसमें एक पॉइंट था इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको फ्री में मिला तो उसका अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो फुल्ली टैक्सेबल, और अगर लो कंसिडरेशन से मिला तो आपको पता है उसमें कंडीशन थी कि एसडीवी माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस 50 से ज्यादा है एंड एसडीवी कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है तो डिफरेंस आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाता था। डिफरेंस जो है वो आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाता था, डिफरेंस जो है वो आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाता था। गाइस वहां पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, एक क्वेश्चन हमने लिख के भी किया था कि साइली का शायद उसके बॉयफ्रेंड या उससे जब गिफ्ट विफ्ट मिले थे, ऐसा एक क्वेश्चन हमने वहां किया भी था। तो एक बात बताओ, यहां पे जो बायर है वाई ने ये घर खरीदा, और वाई ने ये घर कितने में खरीदा पता है, 60 लाख में, और जिसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है, 85 लाख है।
तो 60 लाख में खरीदा और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 85 लाख है, तो बेटा यहां तो डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है ना, तो वो डिफरेंस जो है वो तुम्हारे आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है सर, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि कंसिडरेशन 60 लाख है, एसडीवी 85 लाख है, तो डिफरेंस 25 लाख है, ये तो आपके 50,000 से ज्यादा है, और एसडीवी कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है, तो डिफरेंस आईएफओएस में टैक्सेबल होगा बायर के हाथ में। बायर के हाथ में आईएफओएस में टैक्सेबल होगा। तो चलिए अपन एक काम करते हैं, अब अपन बायर की बात कर रहे हैं, वाई के हाथ में क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले वाई के हाथ में पहले पॉइंट नंबर ए लिखिए, दैट इज बैंगलोर हाउस, बैंगलोर हाउस प्रॉपर्टी, और इसमें लिखिए सिंस इमूवेबल प्रॉपर्टी acquired for low consideration, since immovable property acquired for low consideration, सर आपका दिमाग हमको दे दो ना, एग्जाम में लिख लेंगे। since immovable property acquired for low consideration, difference between SDV and consideration is more than 50,000. Difference between SDV and consideration is more than 50,000 and SDV is more than 110% of consideration, and SDV is more than 110% of consideration, so difference taxable under income from other sources under section 56(2)(10). So difference taxable under income from other sources under section 56(2)(10). In the present case, difference of rupees 25 lakh rupees taxable under IFOS in hands of Mr. Y, in hands of Mr. Y। अब एक बात समझना, IFOS में क्यों पीजे पंथ आईएफओएस में क्यों? क्योंकि उसमें एक गिफ्ट वाला प्रोविजन ऐसा था, जब थोड़ा पढ़ोगे तो वापस रिवाइज आ जाएगा, डोंट वरी। उसके बाद इसमें पॉइंट नंबर बी लिखो, देखो इसमें है ना आईएफओएस में टैक्स तभी लगता है जब आपको जो असेट मिल रही है ना वो कैपिटल असेट है, तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल असेट नहीं होती, तो उस पर आईएफओएस में कोई टैक्स नहीं लगेगा करके, ठीक है। तो देखिए लिखिए पॉइंट नंबर बी, सेक्शन 56(2)(10) एप्लीकेबल only if asset acquired is a capital asset. Since rural agriculture land is not a capital asset, since rural agriculture land is not a capital asset, so 56(2)(10) not applicable। एंड अब आपको टीडीएस का लिखना है करके, ठीक है। तो टीडीएस आपका जो 194 आईए में आएगा, एसडीवी और कंसिडरेशन, ये जो घर का है, तो एसडीवी 85 लाख है, कंसिडरेशन आपका कितना है, दैट कंसिडरेशन 60 लाख, विच एवर इज हायर 85 लाख, तो 85 लाख पे 1% की रेट से टीडीएस काटो अंडर सेक्शन 194 आईए। तो लिखिए सी पॉइंट लिखिए, टीडीएस अंडर सेक्शन 194 आईए इज एप्लीकेबल in case of Bangalore house, TDS under section 194 IA is applicable in case of Bangalore house,
So TDS at the rate 1% is applicable on SDV or consideration whichever is higher. So TDS amount is equal to 85 lakh multiplied by 1%, 85,000. और डी लिख लो, TDS अंडर सेक्शन 194 IA नॉट एप्लीकेबल फॉर रूरल एग्रीकल्चर लैंड. TDS अंडर सेक्शन 194 IA इज नॉट एप्लीकेबल. ये एग्जाम में क्वेश्चन 6-7 मार्क का आ सकता है अगर आएगा तो, अगर यही आएगा तो. पीजे पेंट्स है क्या? मैंने सोचा पीजे पंत है. पीजे पेंट्स कॉपी कर. डन पीपल, चलिए डन. चिन टपाक डंडन. चलो अब एक बात समझते हैं, अगले क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 को भी छोड़िए, क्वेश्चन नंबर 13 को भी अभी छोड़िए, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ. एक हजूरे, क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ. क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ. अरे आओ राजा, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, मूड बना हो ताजा ताजा. आओ राजा, क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ. तो देखिए क्या लिखा हुआ है. सर किसे मैसेज कर रहे हो? उसी को जिसको तुम समझ रहे हो. क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ. देखिए क्या दे रखा है. अश्विन करके एक बंदा है. डूइंग मैन्युफैक्चरिंग एंड होलसेल ट्रेड फर्निश यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. अगर एक बंदा है जिसका नाम है अश्विन मैन्युफैक्चरिंग होलसेल के बिजनेस में है. टोटल टर्नओवर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, गाइस करंट ईयर का टर्नओवर इसका 95 लाख है, लेकिन लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ 5 लाख था. एक बात बताओ, लास्ट ईयर का टर्नओवर अगर इंडिविजुअल एचयूएफ का 1 करोड़ से ज्यादा है तो इस इंडिविजुअल एचयूएफ को तो हाईजैकर वाली जो सेक्शन रहेगी उसमें भी तो टीडीएस काटना है. क्योंकि एक बात बताओ, हाईजैकर वाली सेक्शन में टीडीएस किसको नहीं काटना है? बीबी सर की वाइफ को. तो बीबी सर की वाइफ का अगर मान लो टर्नओवर लास्ट ईयर का, भाई बीबी सर की वाइफ कुछ नहीं करती है तो उसको टीडीएस नहीं काटना है. कौन सी सेक्शन में? हाईजैकर में, HIJACR. बट यहां पे अगर इंडिविजुअल एचयूएफ का लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो बेटा हाईजैकर वाली सेक्शन में भी टीडीएस काटना पड़ेगा. तो मुझे एक बात बताओ, यहां इंडिविजुअल जो है अश्विन, उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है. तो लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो बेटा सब सेक्शन में टीडीएस काटना पड़ेगा. इवन हाईजैकर वाली सेक्शन में भी टीडीएस काटना पड़ेगा. तो चलिए आपसे पूछा है, एग्जामिन वेदर द टीडीएस प्रोविजन आर अट्रैक्टेड फॉर द बिलो एक्सपेंसेस इंकर्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. इसने आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है, आपको मेरी तरफ देख के बोलना है
क्या इसने ये खर्चे किए, आप बताइए टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा। सबसे पहला, अगर उसने बैंक को इंटरेस्ट दिया, एक बात बताओ, आप अगर बैंक को इंटरेस्ट देते हो, जैसे सुबह मैंने एग्जांपल लिया था, मैंने कार लोन ले लिया और कार लोन पे मैं बैंक को इंटरेस्ट दे रहा हूं, तो बैंक का काटना पड़ेगा क्या 194A में। देखो बैंक आपको इंटरेस्ट देगी तो वो 40,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट देगी, तो आपका काटेगी टीडीएस। बट मुझे बताओ, अगर आपने बैंक को इंटरेस्ट दिया तो क्या टीडीएस काटना है या नहीं। अरे बोलो राजा, अगर आपने बैंक को इंटरेस्ट दिया तो टीडीएस काटना है या नहीं काटना। अगर आपने बैंक को इंटरेस्ट दिया तो टीडीएस काटना है या नहीं। मैंने बोला देखो, कोऑपरेटिव, नॉर्मल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एलआईसी, इंश्योरेंस कंपनी, यूटीआई, उनको पेमेंट किया तो आपको टीडीएस नहीं काटना। तो आपने यूको बैंक को पेमेंट किया, राजा आपने यूको बैंक को पेमेंट किया है तो आपको टीडीएस बैंक का नहीं काटना है। ऐसा मैंने सुबह एग्जांपल दिया था। अब दूसरा पॉइंट, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट किया है राज को, जिसके 2 कॉन्ट्रैक्ट है, 12-12 हजार के और 24 हजार का पेमेंट किया, मुझे बताओ टीडीएस काटना है क्या। कॉन्ट्रैक्ट में 12,000 के 2 कॉन्ट्रैक्ट है। सुबह का याद है कॉन्ट्रैक्ट, वो खाने वाला याद है, मैंने रखा था वेद करके हलवाई को, किसी हलवाई को रखा था अपन ने, ऋतुराज हलवाई या किसी को हलवाई को रखा था। कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट में आपको पता है टीडीएस तभी कटता था जब सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 से ज्यादा है या पूरे साल का मिला के 1 लाख से ज्यादा है। याद आया, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट आपका 30,000 से ज्यादा है या फिर पूरे साल का मिला के 1 लाख से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना है। यहां पे तो बेटा सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 12,000 के 2 है, तो बेटा यहां पे टीडीएस नहीं कटेगा, बिकॉज सिंगल कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका 30 से ज्यादा है या फिर मनन हलवाई था, यस, अगर मान लो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30 से ज्यादा है या एग्रीगेट पूरे साल का मिला के 1 लाख से ज्यादा हुआ तो ही टीडीएस काटना है, तो यहां पे टीडीएस नहीं काटना बाबूजी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, शॉप का रेंट दिया, रेंट पे बोलो कौन सी सेक्शन है, रेंट पे तुम्हारी कौन सी सेक्शन है। रेंट पे तुम्हारी सेक्शन होती है 194I, आई को रेंट देना है और रेंट पे टीडीएस तभी काटना है जब रेंट 2,40,000 पर एनम से ज्यादा है। तो रेंट जो है, एक बात बताओ, रेंट जो है वो रेंट पे टीडीएस तभी काटना है, रेंट पे टीडीएस आपको कभी तभी काटना है जब 2,40,000 से ज्यादा है। रेंट कितना है, 2,50,000 है। तो यहां पे आपका जो रेंट है वो 2,50,000 है, इसका मतलब रेंट जो है वो 240 से ज्यादा है ना, तो बाबू यहां पे टीडीएस आएगा या नहीं आएगा, आएगा। और कितना टीडीएस आएगा, अगर मान लो शॉप का रेंट है, मतलब बिल्डिंग का रेंट है, तो यहां पे टीडीएस है वो आपका 10% की रेट से आ जाएगा, तो आपको 2,50,000 पे 10% की रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा। उसके बाद कमीशन पेड टू द बालू, बालू को कमीशन दिया, बालू को कमीशन दिया, बालू को कमीशन, कमीशन किसमें आएगा, देखो आपको पता है मैंने आपको कमीशन में, एक तो दलाल का कमीशन 194D में जाता था, उसके बाद गैम्बलिंग वाले का कमीशन, लॉटरी एजेंट का कमीशन 194G में जाता था, बाकी जो भी कमीशन होते हैं वो 194H में जाते हैं, 194H में जाते हैं। बाकी जितने भी कमीशन होते हैं वो 194H में जाते हैं। बाकी जितने भी कमीशन ब्रोकरेज, जैसे घर भाड़े पे लेते तो ब्रोकर के थ्रू ब्रोकरेज कमीशन देना पड़ता है ना, उसमें 194H में जाएगा। लेकिन गाइस उसमें लिमिट है ना, वो 15,000 की है। अगर 15,000 से ज्यादा है तो ही आपको टीडीएस काटना है, अदरवाइज नहीं काटना। यहां कमीशन है वो 7,000 का है, तो बाबू यहां पे टीडीएस आपको नहीं काटना। यहां पे आपको टीडीएस है वो टीडीएस आपको नहीं काटना। तो यहां पे आप एक काम करो, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, फटाफट इसका जो सॉल्यूशन है इसको आप रीड कर लो और अगला क्वेश्चन जो है वो आप एक बार खुद देखो। क्वेश्चन नंबर 16 आप खुद देखो कि क्या यहां टीडीएस आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कितना आएगा, कैसे आएगा, वो आपको अगला क्वेश्चन खुद देखना है। अगला क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद आराम से टाइम लेके क्वेश्चन अगला भी देखोगे, उसके बाद उसका अगला भी देखोगे, 16-17 देखो, उसके बाद उसके अगला भी देख सकते हो करके, ठीक है। बट चलो कोई बात नहीं, थोड़े जो है वो होमवर्क में भी तो देंगे करके, ठीक है, थोड़े जो है वो होमवर्क में भी तो देंगे, सब यहीं पे करा दिए तो फिर क्या मतलब, होमवर्क में सर हम क्या करेंगे करके, ठीक है। तो चलो कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा, तो सब यहाँ पे नहीं करा रहा हूं, कुछ क्वेश्चन होमवर्क में देंगे। तो ये एक काम करो, आप जो है अभी के लिए सिर्फ क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 देख लो, बस 16 एंड 17 देख लो, या एक काम करो 17 भी छोड़ो, बाद में देखेंगे। अरे ये तो वो है ना, एचयूएफ का अगर पर्सनल पर्पस के लिए प्रोफेशनल सर्विस लिया तो टीडीएस नहीं आएगा, तो आप एक काम करो ना, तो भी 17 देख ही लो,
क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 देखो, मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूं। उस 5 मिनट में क्वेश्चन नंबर 16 पूरा देखोगे, पहले 15 का आंसर देख लो, फिर क्वेश्चन नंबर 16 आप ट्राई करो, देखो क्या टीडीएस आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन देखोगे तो आपको दिमाग में बैठेगा। राजा करो राजा, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा क्वेश्चन करो राजा, मैसेज मत करो राजा, क्वेश्चन करो राजा। मेरी बात सुनो ना, तुम ब्रेक ही ले लो ना 10 मिनट का, फिर रोओगे उसके बाद में, ब्रेक के बाद फिर रोओगे ब्रेक दे दो करके, ठीक है। तो इसके लिए अच्छा है ना अभी ब्रेक ही ले लो, ब्रेक में ही क्वेश्चन कर लो, ठीक है। तो क्या होगा कि मतलब सांप भी मर जाएगा और लट भी नहीं टूटेगी, वैसी वाली बात है करके, ठीक है। तो एक काम करो, ब्रेक ले लो 10 मिनट का और साथ में ब्रेक में क्वेश्चन देख लो। अच्छा, मैं होमवर्क दूंगा ही नहीं, मैं सब सिर्फ टीडीएस के सब क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करूंगा, होमवर्क दूंगा ही नहीं मैं, ठीक है।